नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, इस कोरोना महामारी की वजह से आज पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। महामारी के दौरान आप WHO की गाइडलाइन का पालन करते हुए संक्रमण से बचें तथा खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तथा जो विशेष सूचना आज मैं आपको देने जा रहा हूँ वो इस प्रकार है कि रीडर्स क्लासेस द्वारा फ्री ऑनलाइन चैनल आने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पिछले 1 महीने से क्लासें यूट्यूब चैनल पे डाल रहा है। इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा प्रोत्साहन तथा आप लोगों को इसका फायदा हो सके और सब लोगों तक ये बातें पहुंचाई जा सके। अब इस सिलेबस को लेकर मैं बात करूंगा, वो होगी पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर। पटवार भर्ती परीक्षा में राजनीतिक विषय के अंतर्गत संवैधानिक विकास, राज व्यवस्था, शासन प्रणाली और भारत का संविधान, ये 4 बिंदु दे रखे हैं। अपन शुरुआत करेंगे संवैधानिक विकास से। तो देखो, संवैधानिक विकास। दोस्तों, संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू वहां से होती है जहां 1599 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना के बाद 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा उन्हें 15 वर्ष के लिए पूर्व में व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इस अधिकार पत्र को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापार की शुरुआत की जाती है। कंपनी द्वारा व्यापार की शुरुआत से लेकर इस संवैधानिक विकास की यात्रा तक जो अपन घटनाक्रम पढ़ेंगे वो इस संवैधानिक विकास यात्रा का भाग होगा। तथा ये सिलेबस जो इतिहास के अंतर्गत 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक की महत्वपूर्ण घटना नामक एक बिंदु तथा राजनीतिक विज्ञान में संवैधानिक विकास, ये दोनों बिंदु दोनों विषयों के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अपन अपने को विशेष फोकस रखते हुए दोनों को एक साथ कवर करना है ताकि एग्जाम में दोनों विषय में के जितने भी क्वेश्चन आए उनको आसानी से हल किया जा सके। हमारी जो क्लास का मैटर होगा उसमें से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी नियमितता से, कितनी अच्छे तरीके से पढ़कर एग्जाम तक जाते हो। तो अब अपन बात कर रहे थे संवैधानिक विकास में। अपन ने बात की 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसे भारत में 15 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया। कंपनी द्वारा 1765 ईस्वी तक कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से व्यापारिक कार्य किया गया। लेकिन इतिहास की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने भारत की संवैधानिक विकास यात्रा को एक दिशा दी और कंपनी के व्यापारिक कार्य को छोड़कर एक राजनीतिक संस्था के रूप में भारत में काम करने के लिए तैयार किया, वो थी 1757 का प्लासी का युद्ध तथा 1764 का बक्सर का युद्ध। तो देखते हैं, सबसे पहले 23 जून 1757 घटना थी प्लासी का युद्ध। ये युद्ध था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य। इस युद्ध में बंगाल के नवाब की हार तथा अंग्रेजों की विजय होती है। नवाब के स्थान पर अपने एक सेनापति, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसके बाद 1764 वही 23 अक्टूबर
1764 बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में मीर कासिम तथा अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय तथा नवाब की हार होती है। इसके बाद कंपनी द्वारा राजनीतिक कार्यों में भी बंगाल में पूरी भागीदारी से कार्य किया जाता है। अब अपन शुरू करते हैं संवैधानिक विकास की यात्रा को। इसके आगे अब तक अपन ने पढ़ा कि 1599 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा भारत में 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दी जाती है। उसके बाद इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, प्लासी का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध, इन घटनाओं ने भारत में संवैधानिक यात्रा को और आगे तक बढ़ाया। अब संवैधानिक विकास की यात्रा को हम दो महत्वपूर्ण भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला होगा कंपनी का शासन, जिसका जो समय होगा वो होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1858 की क्रांति तक। जो दूसरा हम भाग करते हैं वो करते हैं ताज का शासन। उसका जो टाइम होगा वो 1858 से लेकर 1947 अर्थात भारत की आजादी तक। इस तरह अपन इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन सुविधा के लिए, ऐसा कोई भाग उस टाइम बांटा हुआ नहीं था, पर इतिहास में और राजनीति विज्ञान में अध्ययन सुविधा के लिए अपन ने इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो अपन पहले बात करेंगे कंपनी के शासन की। कंपनी के शासन के अंतर्गत तो सबसे पहले कार्य किया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो ये थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा इसके अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को रखा गया। तो दूसरा, और ये कार्य सबसे पहले इस एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि कंपनी पर सबसे पहले जो नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में जो सबसे पहला कदम था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट की एक बिंदु यह है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा उसके अधीन मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को रखा गया। जो प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे वॉरेन हेस्टिंग। जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत किया गया वो ये था कि राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी पर स्थापित किया गया। पहला कार्य था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा जो कार्य था कंपनी पर प्रशासनिक व राजनीतिक नियंत्रण की दिशा में पहला कदम।
नियंत्रण की दिशा में पहला कदम। इसके बाद इसमें जो और बिंदु थे वो था 1774 के अंतर्गत क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई, कलकत्ता में। कब, 1774 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा इसके विरुद्ध रिट जारी करने का अधिकार अर्थात इसके विरुद्ध अपील का अधिकार किसको दिया गया, प्रिवी काउंसिल को दिया गया, जो कहां स्थित थी, ब्रिटेन में स्थित थी। ठीक है। और जो इसका जो संगठन था वो था 1+3 अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। इसका जो संगठन था वो 1+3 था। जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। जो कंपनी के इसके गठन के लिए जिन लोगों को मताधिकार दिया गया उसके लिए शर्त रखी गई कि कंपनी में 1000 पौंड धारक व्यक्ति को डायरेक्टर की वोटिंग के लिए वोटिंग का अधिकार दिया गया तथा कुल 24 डायरेक्टर की नियुक्ति की गई तथा इन डायरेक्टर को जो मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी वो थी राजस्व तथा वाणिज्यिक अधिकार। ये कंपनी के आर्थिक मामलों को देखते थे। अब ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट में सुधार के लिए जो नेक्स्ट एक्ट आया वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जिसमें 1781 में 1773 की जो जितनी भी कमियां थी उनको सुधारने का प्रयास किया गया। उसके बाद 1783 का एक्ट ऑफ डगलस बिल बोला जाता है। (1783) इस बिल के अंतर्गत ये डगलस महोदय है वो विरोधी सरकार के होने के कारण ये बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद जो बिल आया वो बिल था फोक्स इंडिया बिल। फोक्स इंडिया बिल कब था, 1783। देखो इस बिल के अंतर्गत नॉर्थ तथा फोक्स की मिलीजुली सरकार के अंतर्गत ये बिल लाया गया। ये बिल था वो कंपनी का विरोधी था, लेकिन उस समय कंपनी इतनी आर्थिक कमाई ब्रिटेन को पास भेज रही थी कि इस बिल को रोकना बिल्कुल इस बिल का पास होना संभव नहीं था। हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको पास किया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको क्या कर दिया गया, पास नहीं हो सका। और पहला और अंतिम बार था कि दिसंबर 1783 को ब्रिटेन की सरकार गिर गई तथा नॉर्थ जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार गिर गई। यह पहला और अंतिम अवसर था। उसके बाद जनवरी 1784 को पियर्स प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने आगे जो एक्ट लेके आए वो नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन आज की कक्षा में अपने को
इन बातों पे मुख्य फोकस देना है, जिनमें पहली बात होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में। कहाँ हुई? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट जो बात करनी है वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों पे करनी है। उनका जो समय था वो था 1600 से लेकर 1765 तक। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी ने राजनीतिक कार्यों को भी महत्व देना शुरू कर दिया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको कंपनी की सबसे पहले कंपनी को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में कदम माना जाता है। उसके बाद प्रशासनिक रूप से भी कंपनी को मान्यताएं दी गई, राजनीतिक मान्यताएं दी गई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसके ऊपर ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल रखा गया। इसके बाद इस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जो कंपनी के आर्थिक मामलों का सलाहकार था। इसके बाद 2 एक्ट और आए, जिसमें एक एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दूसरा एक्ट था डगलस बिल, तीसरा एक्ट था फोक्स इंडिया बिल। इनको ज्यादा महत्व न देते हुए केवल एक बात फोक्स इंडिया बिल से रखनी है, वो ये कि कंपनी के राजनीतिक इतिहास में पहला और अंतिम अवसर था जब भारतीय मामलों को लेकर ब्रिटेन के अंतर्गत सरकार गिर गई तथा उसके बाद यंग पीटर की सरकार आई तथा उसने 1784 में नया बिल प्रस्तुत किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की यात्रा को पढ़ेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।